हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल पर दोस्तों 17 बीपीएससी के लिए पूरा का पूरा बिहार करंट अफेयर्स मैंने डाल दिया है। आप देख सकते हैं जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 के पूरे नवंबर तक भी डाला हुआ है। आप देख सकते हैं बिहार का पूरा करंट अफेयर। साथ ही साथ दोस्तों आपको 17 बीपीएससी का टेस्ट भी मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपके आए हैं, बीपीएससी में हो चाहे अदर के भी हो, सारा प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप देख लीजिए। बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए। आज उसी कड़ी में दोस्तों मैं आपके लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आपका लगभग बीपीएससी में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन का एक आइडिया मिल जाए और एक रिवीजन भी बीपीएससी का हो जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। देखिए दोस्तों, गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 10 ईस्वी तक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुजी ने एक दास के रूप में खरीदा था। ठीक है दोस्तों, यह ऐबक बचपन से अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वा के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी को विश्वास पात्र कर लिया। गोरी ने उसे अमीर आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। वह लाहौर से ही शासन करता था। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां वह पहुंचा और अपने शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मालिक और सिपहसालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो दोस्तों यह एक मस्जिद है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। ये बहुत अधिक दान करता था। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वा भी थी। ठीक है दोस्तों, तो 2.5 दिन का झोपड़ा का एक मस्जिद है। इसे साहित्य से अनुराग था। स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फकरे मुदब्बर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उसने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ठीक है, ये मस्जिदें थी दोनों। दिल्ली में दोस्तों उसने कुवत उल इस्लाम और अजमेर में क्या बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार किसने पूरा करवाया, तो दोस्तों देखिए, इसको शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1191 के युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था, लेकिन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह जीता। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। देखिए दोस्तों, बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता था वो बख्तियार खिलजी था। मोहम्मद गोरी एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202-3 ईस्वी के आसपास बंगाल पर भी आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर में आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली। बंगाल का राजा था, वही कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार बिनहाउजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में बिहार में इन हमलों की जानकारी दी। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये।
बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहरा भी हमें मिलता है दोस्तों तबकाते नासिरी में, जिसको मिन्हाज उद सुराज ने लिखा था, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था दोस्तों, किसने किया था? देखिए दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों बख्तियार खिलजी ने। और नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों बनाया किसने था? तो कुमारगुप्त ने, इसको ध्यान दीजिए। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो दोस्तों मालिक जानी को। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार करती। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मालिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? दोस्तों वह प्रथम मुस्लिम शासक जो था कौन था जिसने, ये बलबन था दोस्तों, बलबन है। कौन है दोस्तों? बलबन। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, नियाबते खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो ये बलबन ही है। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के प्रदत्त उसने बताया था, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये मैंने बताया ही दोस्तों। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूं उसी को करने की आज्ञा देता हूं। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनर्जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था, जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। इस तरह दोस्तों अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप न करने नहीं दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग से प्रभावित रहा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए उलुग खा, ये जफर खां है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वो उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए। यानी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, ये इसको ध्यान रखिए। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम है? तो दोस्तों राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। समता इसी को आधार मानकर मालिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो दोस्तों ये रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलुचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने कर को दिल्ली नहीं भेजा।
जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मालिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है? तो दोस्तों खालिसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई है। दोस्तों अलाउद्दीन के राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि बलबन और अलाउद्दीन में बहुत समानता थी। दोनों अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिलकर राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त हुई थी आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने, खालिसा भूमि का मतलब यही हुआ दोस्तों कि इनाम के रूप में, संपत्ति के रूप में, पेंशन के रूप में जो राशियां दी गई थी उन सभी को उसने छीन लिया। इससे खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाई दरवाजा का निर्माण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरी की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुम्बद है। इसकी चारों दीवारों पर एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया? फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों सबसे पहले इसने जाजिया कर लगवाया। बागवानी का भी इसको शौक था। नहरों का जाल बिछाया। इसने बेरोजगारों के लिए एक विभाग की स्थापना की। खैराती अस्पताल बनवाया। इसने बहुत सारी चीजें की है। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध रहा है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक्के सर्व नामक एक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी परोक लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देते थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो दारुल सफा दोस्तों एक खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्चे पर हर्ज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक ही था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे थे। निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? मैंने बताया दोस्तों कि बेरोजगारों के लिए उन्होंने दोस्तों फिरोज तुगलक ने ही रोजगार दफ्तर खुलवाया। प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के ही दरबार में। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसमें उसके दासों की संख्या लगभग 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए उसने एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया। उन दासों की दीक्षा का पूर्ण ध्यान रखता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपने अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों देवराय द्वितीय के शासनकाल में। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय टू के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपना वृतांत मतला उस सदाइन या मज्म उल बहरीन में देवराय टू के शासनकाल का वर्णन किया है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोदी वंश, सैयद वंश और कौन सा है दोस्तों? आपको हुआ तुगलक वंश और सैयद वंश का दोस्तों हुआ। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तुगलक वंश को 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक नई सैयद वंश की नींव डाली। निम्न में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो दोस्तों वो सिकंदर लोदी ने।
17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया। इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्ति एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वो शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम परांग सिकंदरी था। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक दोस्तों हरिहर एवं बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया था। तो बहमनियों से गोवा दोस्तों हरिहर द्वितीय ने छीन लिया था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 उसने सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर टू की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव का उपासक था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगड़ और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया था तथा वारंगल, कुडगुंदू आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेना को पराजित हो गई थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होता था। यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारी कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भलीभांति संरक्षण किया जाता था। उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल लिया जाता था। शिष्ट नामक एक भूमि कर राज्य का आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठवाने, अस्तवन या अथवन कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष दोस्तों कहां मिला? तो दोस्तों हम्पी से। कहां से मिला है? हम्पी से। हम्पी के खंडहर जो वर्तमान कर्नाटक में है विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बनी विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूचियों में शामिल है। दीवाने अर्ज क्या है? तो दोस्तों ये एक रक्षा विभाग था। दीवाने अर्ज अथवा आरिज़ मलिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इस विभाग की स्थापना बल बनने की थी। दीवाने अर्ज की। शिवाजी की राजधानी दोस्तों कहां थी? तो रायगढ़। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते उनका राज्याभिषेक कराया। बहमनी राज्य का संस्थापक दोस्तों हसन गंगू था। अलाउद्दीन हसन या इसको हसन गंगू भी बोला जाता है। दक्कन की अमीराने ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खाई या हसन गंगू नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई। उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के उसने चारों तरफ अपने प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और पीदर। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो दोस्तों ये मराठा काल के भू राजस्व से संबंधित थे। निम्न में कौन सा भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो दोस्तों खराज, उस्र और मुक्तई ये तीनों भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं।
किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में दावा किया था? तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए। उसने उपज की 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, इसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया, तो इसके बारे में दोस्तों जानते हैं। तो ये दोस्तों भारतवर्ष में सुहरवर्दी संप्रदाय के थे। ये शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ। सूफियों की इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलाउद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे और धन और संपत्ति को साधक में बाधा नहीं मानते थे। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में बांट दिया? तो देखिए दोस्तों इसमें एक से अधिक ने बांटा है ऐसा। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की में विभाजित किया। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यही प्रणाली प्रचलित थी। जवाबित का संबंध किससे दोस्तों? एक राज्य कानून था। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससग्नी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो टंका दोस्तों जो था जो चांदी का सिक्का था, ससग्नी ये भी चांदी का था और जीतल तांबा का था। ठीक है, ये इल्तुतमिश के समय बनाए हुए थे प्रचलित। भारत में कागज का प्रयोग दोस्तों 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। कागज का प्रथम आविष्कार चीन में हुआ था। तबकाते नासिरी का लेखक कौन है दोस्तों? मिन्हाज सिराज। इसमें दोस्तों बख्तियार खिलजी द्वारा जो भारत में विध्वंस किया गया उसकी चर्चा की गई है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। निम्न में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी से। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वह किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहां तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से परंतु कहते हैं तो जब शेख को ज्ञात हो गया तो वह अधोजन चले गए थे। बारहमासा की रचना दोस्तों मालिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी से बहुत कम थी, फिर भी अपनी सैन्य कुशलता के बदले वह जीत पाया। तुजीकी बाबरी दोस्तों तुर्की भाषा में लिखी गई है। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं में लिखा। इसे तुजुके बाबरी कहा जाता है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की भाषा नहीं थी। मुगल भाषा की दरबार की भाषा फारसी थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण दोस्तों 1532 में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कलिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। निम्न में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीनपना में 1564 में कराया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा। इस मकबरे के परितः बाग की रचना हुई है। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की, जो फारसी भाषा में बादशाह अकबर ने
अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे भी कुछ स्मरण हो उसे लेखबद्ध करके उस सेवा में प्रस्तुत करे। अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन का हुमायूंनामा भी इसी के कारण हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों में दोस्तों आपको जो है सही क्रम बता, सबसे पहले उसने देवरा का युद्ध लड़ा, फिर चौसा का, फिर कनौज का, फिर सरहिंद का। 1531 में उसने गोमती के तट पर स्थित देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को पराजित किया। 26 जून 1564 के युद्ध में वो हार गया, शेरशाह से उसे पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। 1540 में बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार फिर उसका पुनः खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया। निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में है। कलिंजर युद्ध 1545 के दौरान वह घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो दोस्तों ये हकीम खान थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व तो अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम का शुरू कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? दोस्तों अकबर ने। अकबर ने दोस्तों अपनी धार्मिक उदार नीति के कारण 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जाजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिला लिया था? तो 1572 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1534 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल मुजफ्फर खां हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूरी तरह पराजित किया। इस प्रकार 1536 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में। आईने अकबरी, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल काग आईने अकबरी अब अकबर ख्वाजा निजामुद्दीन अबुल फजल। तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा? तो आईने अकबरी अकबर के नौरतुन में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इत्मदुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो दोस्तों नूरजहां ने। इत्मदुल्ला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का उपयोग हुआ है। परचिनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना से संबंधित है। और इसका पहली बार निर्माण जो है पत्नी नूरजहां ने कराया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने इत्मदौला के मकबरे में। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो ये लगान निर्धारण का तरीका था। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के कारखाने बनवाए थे? दोस्तों हुमायूं ने। हुमायूं ने चित्रकारी के कारखाने अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मजा की पुस्तक के अनुसार
तस्वीर खाना बनवाया था जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। तो दोस्तों मुगल शासक हुमायूं ने चित्रकारी के कारखाने बनवाए थे। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? देखिए दोस्तों, अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम था दास्तानी अमीर हमजा। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदाऊनी और शाह नवाज खां के अनुसार से तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। तो अब्दुल समद भी हो जाएगा दोस्तों इसको, ठीक है, और इसमें सैयद अली भी हो जाएगा। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो दोस्तों अकबर में, अकबर के शासनकाल में। दसवंत और बसावंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट अकबर के दरबारी कवि थे। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर थी? तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में। मुगल जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, स्वर्ण युग। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो दोस्तों अकबर की। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जाप्ती खसरी की तैयारी पर आधारित था। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? मनुची, टर्बिनियर। तो दोस्तों ये विलियम फिंच का कथन है। कश्मीर का अकबर के नाम से दोस्तों सुल्तान जैनुल आबदीन को जाना जाता है। अकबर के समान धर्मनिरपेक्ष होने के कारण इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है, सुल्तान जैनुल आबदीन को। दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की? तो दोस्तों दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जो है जहांगीर ने शुरू की थी। दो अस्पा में इसमें मनसबदारों को अपने सवार के दुगने पद रखने पड़ते थे और सी अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो दोस्तों यह था कंधार था। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण दोस्तों किसने करवाया है? तो दोस्तों ये शाहजहां ने। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की। अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसने सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। निम्न में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो दोस्तों A.L. श्रीवास्तव ने। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दोस्तों दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदारदारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाली हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू किया था। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था दोस्तों? तो पटना में दोस्तों जो है, पटना में जन्म हुआ था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1760 को नांदेड़ में हुई थी। मुगल प्रशासन में मुहतसीब क्या था? मुगल प्रशासन में दोस्तों मुहतसीब एक लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व भूमि, अनुदत्त भूमि। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों मुहम्मद शाह था। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह था, क्योंकि इसके शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपए, कई हजार असरफिया, 1 करोड़ रुपए, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर हीरा तथा तख्तो ताउस मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया था। निम्न में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को।
सालम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक चला था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। सालम द्वितीय को अली गौहर कहता था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वो बिहार में था, जबकि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वो बिहार में रहा और दिल्ली की सियासत 1760 ईस्वी से 1771 तक खाली पड़ा रहा। 1772 में मराठों की सहायता से वो दिल्ली पहुंच सका। साल द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया। तो दोस्तों यह रहा मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।